आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बर्फीली वादियों की खूबसूरती की भी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बर्फबारी ने वादियों को गुलजार कर दिया है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में बर्फबारी से न सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती और दिव्य हो गई है, बल्कि पर्यटन को भी यहाँ जैसे पंख लग गए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। बर्फ से भरी वादी के बीच पर्यटक नाच गाकर और बर्फ से खेलकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के दूर दराज पांगी घाटी की है। यहाँ हुई बर्फबारी से ऐसे नजारे का दीदार हो रहा है जैसे कि कुदरत ने हर चीज का सफेद श्रृंगार कर दिया हो। बर्फबारी के बाद सोमवार को हल्की धूप खिलने पर इस घाटी की खूबसूरती और ज्यादा खिल उठी। ओडिशा का चिल्का झील इन दिनों प्रवासी पक्षियों से गुलजार है। यहाँ एक साथ बड़ी संख्या में मौजूद प्रवासी पक्षी अपनी गतिविधियों से लोगों को मुग्ध कर रहे हैं। झील में एक साथ जब ये होती हैं तो एक अद्भुत दृश्य का दीदार होता है और जब ये उड़ान भरते हैं तब भी एक मनोरम दृश्य का दीदार होता है। चिल्का झील में हजारों रंग बिरंगे पक्षियों की मौजूदगी प्रकृति प्रेमियों और बर्ड लवर्स के लिए इस इलाके को आकर्षण का केंद्र बना दिया है। यहाँ अभी ओडिशा बिहंगा उत्सव चल रहा है। 1 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ ये उत्सव 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस दौरान अच्छी खासी संख्या में पक्षी प्रेमी चिल्का झील पहुंच रहे हैं और इन प्रवासी पक्षियों से जुड़े इस उत्सव का आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड की तैयारियों में जवान पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड और धुंध के बीच चल रही परेड की रिहर्सल में बैंड की धुन पर जब ये जवान कदम ताल करते हैं तो नजारा देखने वाला होता है। कर्तव्य पथ पर इन जवानों के कदमों की गूंज, ठंड और धुंध हर किसी को पीछे छोड़ देती है। परेड की रिहर्सल के दौरान घुड़सवार जवानों का दस्ता भी हर किसी को देशभक्ति के जज्बे से भर देने वाला नजर आता है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से 21 नवंबर को रवाना किया गया ये विशाल शिवलिंग करीब 45 दिनों की लंबी यात्रा तय कर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार पहुंच चुका है। 33 फीट लंबा, 210 टन वजनी दुनिया का ये सबसे बड़ा शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्थित पट्टिकाडु गांव में एक ही ब्लैक ग्रेनाइट मोनोलिथ पत्थर से तैयार किया गया है, जिस पर 1008 सहस्रलिंगम भी उकेरे गए हैं। इसे 96 पहियों वाले विशेष ट्रक के जरिए सड़क मार्ग से बिहार लाया गया। गोपालगंज से शिवलिंग खजूरिया और हुसैनी होते हुए ये शिवलिंग केसरिया पहुंचेगा, जहां 17 जनवरी को विराट रामायण मंदिर परिसर में इसकी पीठ पूजा, हवन और विधि विधान के साथ स्थापना की जाएगी। इसके बाद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये तस्वीरें हरियाणा के हिसार के दड़ोली गांव में 100 साल की मीरा देवी के बर्थडे सेलिब्रेशन की हैं। साल 1926 में सिरसा के ढूमरा गांव में जन्म लेने वाली मीरा देवी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए परिवार के सभी सदस्य जुटे और सबने नाच गाकर और भोज के साथ जश्न मनाते हुए जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। 6 बेटे और 3 बेटियों से भरे परिवार वाली मीरा देवी ने हरियाणा जित दूध दही का खाना कहावत को चरितार्थ किया है। मीरा देवी की लंबी आयु का राज सदा खाना रहा। वो दूध, लस्सी, दही, सामान्य रोटी, दाल और हरी सब्जियों का सेवन करती आ रही हैं। मीरा देवी के पति बिहारी लाल शर्मा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजाद हिंद फौज में रहते हुए आजादी की लड़ाई लड़ने वालों में शामिल रहे थे। और अब बात करते हैं खुशहाल रिश्ते की। रिश्ते में प्यार और भरोसे के साथ साथ छोटी छोटी आदतें भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। हैप्पी कपल्स की खास बात यह होती है कि वे न केवल बड़े बड़े पड़ों का आनंद लेते हैं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की साधारण बातों में भी खुशियां ढूंढते हैं। एक स्टडी में दावा किया गया है कि घर में मेड रखने से कपल्स को घर के कामों से राहत मिलती है, जिससे कि उन्हें एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने, रिश्ते मजबूत करने और तनाव कम करने का ज्यादा मौका मिलता है। आजकल की जिंदगी बेहद भाग दौड़ भरी है। घर से लेकर दफ्तर तक की ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, लिहाजा खाली समय भी बमुश्किल मिलता है। लेकिन पार्टनर का साथ सब आसान कर देता है। पार्टनर के साथ बिताया क्वालिटी टाइम एक अलग सा जोश भर देता है। कहा जाता है कि प्यार के लिए थोड़ी कम मेहनत फायदेमंद हो सकती है। खुशहाल रिश्ते केवल संयोग से ही नहीं बनते बल्कि वे आपसी तालमेल, लगातार कोशिश और सही आदतों का परिणाम होते हैं। ऐसे में कुछ कपल ऐसे होते हैं जो अपने रिश्ते को प्राथमिकता देते हैं और अपनी छोटी छोटी कोशिशों से इसे मजबूत बनाते हैं।
जिसमें वे एक दूसरे के साथ समय बिताने, बातें करने और छोटी छोटी खुशियों को शेयर करने में भरोसा रखते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में बिहेवियरल साइंटिस्ट और प्रोफेसर एशले विलिंस का दावा है कि जो कपल समय बचाने वाली सर्विसेज पर पैसे खर्च करते हैं, जैसे कि खाना बाहर से मंगवाना, घर की सफाई के लिए किसी को हायर करना या डॉग वॉकर को बुलाना, वे अपने रिश्ते में ज्यादा संतुष्टि महसूस करते हैं, खासकर तनाव भरे समय में। और जब आप समय बचाने के लिए पैसे खर्च करते हैं, जैसे अकाउंटेंट, बेबी सिटर, क्लीनर को हायर करना, तो आपको अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल महसूस होता है और आजादी की ये भावना खुशहाली बढ़ाती है। हालांकि हर कोई बड़े घरेलू कामों को आउटसोर्स नहीं कर सकता, लेकिन विलिंस कहती हैं कि छोटी छोटी मदद आपको खुशी देती है। वो कपल्स को सलाह देती हैं कि वे अपना समय कैसे बिताते हैं और कौन से छोटे बदलाव करके वे कुछ पल अपने लिए बचा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोग इस बात को कम आंकते हैं कि ये चुनाव कितने मायने रखते हैं। हालांकि ये लग्जरी के बारे में नहीं है, बल्कि ये कपल्स को समय निकालने के बारे में है। जो लोग टाइम सेविंग के लिए सर्विसेज हायर करते हैं, अपने काम को डेलीगेट करते हैं, कुछ पैसे देकर वो समय बचा लेते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ समय बिता पाए, अपने रिश्तों को अच्छा कर पाए, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा आइडिया है। क्योंकि वो समय जो वो घर के कामों में या बहुत सारे और छोटे छोटे कामों में बिताते हैं, अगर उसको पैसे देके हम किसी और से करवा सकते हैं जो कि इजीली अवेलेबल है, तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए और अपना समय बिता के अपने साथ अपने रिलेशनशिप और अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बेहतर कर पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समय नहीं निकाल पाते, कपल्स आपस में बात करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें छूट जाती हैं, कुछ पारिवारिक चीजें छूट जाती हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज जो उनको लोगों के साथ करनी होती है शायद कहीं गुस्से के मारे वो भी छूट जाती हैं, या फिर एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता है जस्ट बिकॉज वो घर के कामों में बहुत ज्यादा बिजी है। तो मुझे लगता है कि ये सर्विसेज हायर करके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताकर हम अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, जो कि फिजिकली और मेंटली हमें दोनों तरह से राहत दिलाता है। स्टडी में बिजी, डबल इनकम वाले कपल्स और ऐसे पार्टनर जो फुल टाइम काम करते हैं और अक्सर समय की कमी महसूस करते हैं, उनको शामिल किया गया। टीम ने अपनी स्टडी में पाया कि जिन कपल्स ने किसी खास दिन मिलजुल कर समय बिताया, उस दिन वे ज्यादा खुश थे और अपने रिश्तों से ज्यादा संतुष्ट थे। हालांकि सिर्फ कामों का आउटसोर्स करना कोई जादुई समाधान नहीं है। विलिंस का ये भी कहना है कि ये उस समय के बारे में है जो आपको वापस मिलता है और इसका इस्तेमाल एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने या फिर जोड़ने के लिए करें। कहने का मतलब है कि उस समय को ज्यादा ईमेल भेजने के मौके के तौर पर नहीं, बल्कि अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के मौके के तौर पर सोचें। सबसे पहले अगर देखें तो आउटसोर्स करना कोई खराब बात नहीं है। यदि आपकी फैमिली की पॉकेट अलाउ करती है, आपकी सोच अलाउ करती है, तो हाँ, किसी और व्यक्ति से ये काम कराकर आप अपने लिए समय बचा सकते हैं। उस समय को अपनी पर्सनल खुशी के लिए, अपने मी टाइम के लिए, अपनी हॉबीज के लिए या परिवार के लिए यूज कर सकते हैं। ये आइडिया कुछ अच्छा सा जान पड़ता है, यूटिलाइजेबल सा है, शायद इससे आप अपनी खुशी बढ़ा पाएं। परंतु यदि ये आपकी फैमिली की पॉकेट को नहीं सूट करता है या फिर आप इस आइडिया को अपना सा नहीं समझ पाते हैं, इसमें आपको अपनत्व सा नहीं दिखता है, तो शायद ये आपके लिए बेस्ट नहीं है। ऐसा कोई भी आइडिया सोचने से पहले इसको इंडिविजुअलाइज करें, अपने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में इसको सोचें। शिकागो की मैरिज और फैमिली थेरेपिस्ट टारगोल हसनखानी ने इस बात पर जोर दिया कि घरेलू कामों को आउटसोर्स करने से रोजाना का तनाव कम हो सकता है, लेकिन ये बातचीत की जगह नहीं ले सकता। करियर और बच्चों को एक साथ संभालने से परिवारों पर असर पड़ता है और घर के कामों को लेकर अक्सर इस बात पर नाराजगी होती है कि कौन क्या कर रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर कामों को लेकर झगड़ा किसी गहरी वजह से है, जैसे असमानता या अपनी बात न सुने जाने की भावना, तो क्लीनर रखने से ये समस्या हल नहीं होगी। अगर हम अपना काम किसी और को आउटसोर्स करते हैं, शायद एक और परिवार जिसके मीन्स हमसे भी कम है उसकी मदद भी कर रहे हैं, तो इसको ऑल्ट्रुइज्म के कॉन्सेप्ट से भी जोड़ा जा सकता है कि हम एक और परिवार की मदद कर रहे हैं। ये शायद आपको और खुशी देगा। दूसरा, पर यदि परिवार वालों को काम करना पसंद है अपने घर का और हम मिलजुल के कुछ घर के काम बांट के साथ मिलके कर लेते हैं और इससे फैमिली की बॉन्डिंग बढ़ जाती है, तो ये भी अपने आप में एक खूबसूरत आइडिया है। तो यदि निष्कर्ष कहूं तो ये शोध अपने आप में समझने योग्य है। इस आइडिया को समझें जरूर, सोचें जरूर। अगर आपकी फैमिली
आपकी पॉकेट, आपकी सोच और बाकी चीजें अलाउ करती हैं तो जरूर इस पे अमल भी करें, पर किसी भी निष्कर्ष पे ब्लाइंडली या आंखें बंद करके काम ना करें, उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में इंडिविजुअलाइज करें। वहीं न्यूयॉर्क की 71 साल की पूर्व स्पीच पैथोलॉजिस्ट और लेखिका केसी मुलिगन वॉल्श ने कहा कि हफ्ते में एक बार हाउस क्लीनर रखने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि इससे उन्हें और उनके पति को साथ में समय बिताने के लिए समय मिल जाता था, और इस बात पर बहस करने की बजाय कि वैक्यूम कौन करेगा, हम साथ में कॉफी पीने जाते थे। हैप्पी कपल जानते हैं कि पर्सनल टाइम और फ्रीडम बेहद जरूरी है। वे अपने साथी को खुद के लिए समय बिताने का मौका देते हैं। ऐसे कपल्स अपने रिश्ते को मजेदार बनाने के लिए साथ में वक्त बिताते हैं, छोटे छोटे मौकों को सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे के साथ हर पल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी पॉल्यूशन कंट्रोल शिप समुद्र प्रताप। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। गोवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के नए जहाज ICGS समुद्र प्रताप को कमीशन किया। ये भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी PCV जहाज यानी पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ये जहाज समुद्र को सुरक्षित, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखेगा। इसे खासतौर पर समुद्र में तेल रिसाव या अन्य प्रदूषण से निपटने के लिए बनाया गया है। इसमें साइड स्वीपिंग आर्म्स, फ्लोटिंग बूम्स, हाई कैपेसिटी स्किमर्स, पोर्टेबल बार्जेस, प्रदूषण नियंत्रण लेबोरेटरी, एक्सटर्नल फायर फाइटिंग सिस्टम के अलावा 30 mm CRN-91 गन और 2 12.7 mm रिमोट कंट्रोल गन भी लगे हैं। यह करीब 11,000 किलोमीटर तक बिना रुके चल सकता है। इसे पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया है। इसके 60% से ज्यादा हिस्से स्वदेशी हैं। वहीं पहली बार इस जहाज पर 2 महिला अधिकारी की नियुक्ति की गई है। यूपी में पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने 32,679 पदों की भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट का ऐलान किया है। आयु सीमा में ये छूट सभी वर्गों के लिए लागू होगा। इससे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो आयु सीमा के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे। हरियाणा में हिसार के नरेंद्र कुमार ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराया। नरेंद्र ने -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में हाड़ कपा देने वाली ठंड और तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए ये सफलता हासिल की। नरेंद्र इससे पहले भी विश्व की कई दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहरा चुके हैं। उन्होंने माउंट यनम के अलावा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को भी फतेह किया है। नरेंद्र कुमार का लक्ष्य दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर भारतीय तिरंगा फहराना है। गुजरात की सूरत में होने जा रहे शिव कथा के आयोजन को लेकर खास तैयारी की गई है। यहाँ शिव कथाकार को भेंट देने के लिए चांदी का एक विशेष त्रिशूल और डमरू तैयार करवाया गया है, जो अपनी भव्यता और नक्काशी के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। ये त्रिशूल करीब 4.5 फीट लंबा है। इसे बनाने में 2 किलो 360 ग्राम शुद्ध चांदी का इस्तेमाल किया गया है। त्रिशूल के आधार के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया है, जिसके ऊपर चांदी की परत चढ़ाकर बारीक नक्काशी की गई है। डमरू और त्रिशूल का कुल वजन लगभग 7 से 8 किलो है और इसकी अनुमानित लागत करीब 5.5 लाख रुपए बताई जा रही है। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में सौराष्ट्र के एक भक्त ने माता रानी को सोने से जड़ा हार भेंट किया। इस हार का वजन 263 ग्राम बताया जा रहा है, जिसकी कीमत करीब 33 लाख रुपए है। खास बात यह है कि इस भक्त ने भेंट देने के बाद अपनी पहचान गुप्त रखी है। और अब बात प्रयागराज माघ मेले की। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही माघ मेले का शुभारंभ हो गया है। यहाँ देश विदेश से आए श्रद्धालु मां गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर पुण्य लाभ ले रहे हैं। वहीं यहाँ के अनोखे रंग लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। और पहले स्नान पर्व के साथ ही कल्पवास भी शुरू हो गया। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में सभी देवी देवता प्रयागराज में ही वास करते हैं। अर्थात जिनके जल श्वेत और श्याम वर्ण के हैं, जहाँ गंगा और यमुना मिलती हैं, उस प्रयाग संगम में स्नान करने वालों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और धीर पुरुष वहाँ शरीर का त्याग करते हैं, उन्हें अमृतत्व अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर अद्भुत नजारा है। यहाँ माघ मेले का शुभारंभ हो चुका है, जो पिछले साल लगे महाकुंभ की याद दिलाता है। इस बार भी वैसी ही व्यवस्थाएं, श्रद्धालुओं में वैसा ही उत्साह।
प्रयागराज को छोड़कर दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां प्रत्येक वर्ष सांस्कृतिक और आध्यात्मिक माघ मेला बसाया जाता हो। संगम का कण कण यज्ञमय है। यहाँ के रेत कण केवल ज्ञान, वैराग्य और आध्यात्मिक ऊर्जावान ही नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक औषधि भी है। पुराणों और धर्म ग्रंथों में जो महिमा प्रयाग की बताई गई है वो अद्भुत है। अत्यंत भव्य, दिव्य, अनुपम, अद्वितीय, इतना सुंदर, अनेकता में एकता। अगर देखना हो तो आप एक जगह केवल प्रयाग चले आइए। यहाँ भारत के भिन्न भिन्न कोनों से और विदेशों से भी लोग आते हैं और गंगा मैया की शरण में। माँ गंगा की महिमा अपार है। को कह सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजन मिलाऊ। माघ मेले में हर साल भक्ति की अलख जगती है, इसलिए वातावरण कुंभ जैसा भव्य और दिव्य रंगों से सुशोभित हो रहा है। मेला क्षेत्र में केदारनाथ से आए एक साधु अपने अनोखी वेशभूषा के कारण खासी चर्चा में हैं। साधु के सिर पर ताज जैसा मुकुट, आंखों में काला चश्मा, हाथों में डमरू और पैरों में पायल। उनका ये स्वरूप सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। माघ मगर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और हम इस वक्त संगम में है। तरह तरह के रंग आपको देखने को मिलेंगे और तमाम साधु संत भी दूर दराज से इस माघ मेले में आए हैं। हमारे साथ ही कुछ ऐसे संत हैं जो यहाँ पर दूर दराज से आए हैं और उनका जो रंग है, रूप है, वो एकदम अलग देखने को मिल रहा है। सर में टोपी है, आंखों में चश्मा है और हाथ में डमरू है, पैर में पायल है। क्या कहेंगे महाराज, कहाँ से पधारे हैं और ये जो रूप आपने रखा है क्या कहेंगे आप? ये रूप आदि नारा आदि नर आदि परमेश्वर का है, जो हर इंसान का ऐसा रूप है। जो भी कोई है, संत है, चाहे गृहस्थी है, चाहे कोई भी है, उसका आदि शरीर नर का होता है और आदि शरीर नारी का होता है। एक हाथ भारी, एक हाथ हल्का, एक आंख छोटी, एक आंख बड़ी, ये सबके साथ है, मतलब अकेला नहीं। तो अलग सा रूप है, कितना क्यों रखा है आपने? ये मेरे को अच्छा लगता है। दूसरी बात है 16 कला संपूर्ण थे भगवान कृष्ण। दूसरी बात एक और है कि हम लोग नागा बाबा है, हमको श्रृंगार विंगार के लिए छूट देते हैं गुरु लोग। जितने सुंदर रहो उतना अच्छा रहो। भगवान को तो सुंदर चीजें अच्छी लगती हैं। भगवान भोलेनाथ खुद ही सुंदर थे और ऐसा ही रूप आपका है। यही रूप हमारा है। और जब भभूत चढ़ा लेते हैं तो बाबा की कृपा हो जाती है। बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल बाबा के शिष्य हो। नागा साधु का कहना है कि वे महाकुंभ में भी शामिल हुए थे, तब भी उन्हें देखने आते थे। इस बार भी वैसी ही आस्था देखने को मिल रही है। लोगों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इतना कल्पना प्रशासन ने भी नहीं किया था कि इस तरह की व्यवस्था इस बार माघ मेले में और इस तरह की भीड़ माघ मेले में आएगी। और सारी संत महात्मा, सारे दूर दराज से सब आकर के सब आनंदित है, आह्लादित हैं। माँ गंगा की गोदी में जो है आनंद करने का यह और एक मास का जो है कल्पवास करने का जो आनंद है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रयागराज की ऐसी महिमा है कि बच्चा बच्चा उसका बखान करता है। प्रयाग की पावन धरती में वो ऊर्जा और आध्यात्म का वो समन्वय है जो श्रद्धालुओं को आस्था, भक्ति और विश्वास से भर देता है। जब मैं कुंभ मेले में आई थी तब ऐसे ही बहुत सारे संत मुझे देखने को मिले थे, लेकिन इस बार का जो माघ मेला लगा है ये अत्यंत में अपने आप में ही बहुत सुंदर है। तो अब यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम लगा है, यहाँ पर पौष पूर्णिमा के बाद आज हम लोग यहाँ आए हैं, तो मैं इतना ही कहूंगी कि गंग शकल मुद मंगल मूला सब सुख करन हरनि सब सूला। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके बाले बाले विधुर गले च गरलम यस्यो रशि व्यालराट सोऽहं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। माघ मेले में भक्ति की बयार ऐसी बह रही है कि लोग त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने संगम किनारे पहुंच रहे हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, शासन प्रशासन बहुत लगी हुई है यहाँ पे। हम लोग बनारस से आए हैं। हम लोग पहले गए थे अयोध्या, वहाँ से फिर वापस आए हैं प्रयागराज। अब इधर से फिर वापस बनारस चले जाएंगे। तो आज क्या किया है आपने यहाँ पे? सुबह आए हैं, संगम का स्नान किए हैं।
ऐसी मान्यता है कि माघ मास में सभी देवी देवता प्रयागराज में ही वास करते हैं, इसलिए यहाँ पौष पूर्णिमा से कल्पवास की शुरुआत होती है। लिहाजा पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ ही कल्पवास भी शुरू हो गया। हम यहाँ पर आए हैं एक कल्पवासी क्षेत्र में, जहाँ पर तमाम कल्पवासी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आध्यात्मिक बयार बह रही है और यहाँ जिस तरह से कल्पवासी पूजा पाठ कर रहे हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, केले की पूजा करते हैं और पूरा दिन यहाँ भजन कीर्तन पे लगे रहते हैं। ये कहा जाता है कि 3 वक्त स्नान होता है और 1 वक्त भोजन और जमीन पर शयन। इसके बाद जो बचता है दिन वो भजन कीर्तन में अपना समय बिताते हैं। आस्था और भक्ति का ये वो संकल्प है जिसे हर सनातनी कल्पवास के नाम से पुकारता आया है। आस्था, समर्पण और प्रेम की ये अलख पूरे माघ महीने प्रभु को समर्पित रहते हुए जली रहती है। कल्पवास होता है कि भगवान की भजन करो, भगवान की कीर्तन करो, भगवान के लिए भजन करते रहो। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से जाने का मन भी नहीं करता है कि जाएं। भजन कीर्तन करते रहते हैं। हाँ, भजन कीर्तन करते। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पावन मौके पर कल्पवास की शुरुआत हुई। ऐसे लाखों कल्पवासी 1 महीने तक तंबुओं के शहर में अपना आशियाना बनाकर प्रभु के ध्यान में लीन हैं। हालांकि कल्पवास करना आसान नहीं है। कड़ाके की ठंड में नियमों का पालन करते हुए कठोर संकल्पों वाली इस पुण्य परंपरा का निर्वहन होता है। कल्पवासियों के लिए माघ मेले की महिमा उनके जीवन में क्या महत्व रखती है, खुद उन्हीं से सुनिए। तुलसी माँ की पूजा करना, तुलसी में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है, केले में नारायण भगवान का वास होता है, इसीलिए हम केला और तुलसी को साथ रखते हैं। प्रथम पूजा सूर्य भगवान की करते हैं, फिर इनकी करते हैं, फिर अपना पूजा करते हैं, फिर नाश्ता पानी किए भजनों में। ये दिन मेरा कब बीतता है इसकी व्याख्या तो हमारा इतिहास नहीं कर पाया, तो हम ब्रह्मा जी स्वयं लिखे हैं ना, को कह सके प्रयाग प्रभाव कलश पुंज कुंजर मिराऊ। कहते हैं कि माघ महीने में सभी देवी देवता प्रयागराज में ही किसी न किसी रूप में निवास करते हैं। ऐसे में 1 माह तक यहाँ रहकर पूजा अर्चना और जप तप कर कल्पवासी हजारों हजार बरस से इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। यह अवर्णनीय है, वचन के द्वारा जो है प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ये खुद रह के अनुभव किया जा सकता है कि यह स्वर्ग से भी बढ़कर अगर न होता तो देवी देवता वहाँ से 1 महीने के लिए यहाँ आते हैं, रूप बदल करके स्नान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। इसी हम लोग भाई बहनों में कौन किस रूप में आया है इसका कोई अंदाजा नहीं। संगम की रेती पर एक बार फिर आस्था ने डेरा डाल दिया है। माघ मेले में उमड़ती आस्था, साधु संतों की मौजूदगी और कुंभ जैसी भव्यता मेले को एक विशेष पहचान दिला रही है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स 322 अंक लुढ़कर 85,440 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 78 अंक फिसला, ये गिरकर 26,250 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। सोमवार को सोना 960 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,40,400 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 2600 रुपए की उछाल आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,44,000 रुपए पर पहुंच गई। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपए फिसल गया। इसमें 8 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपए 28 पैसे हो गई। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तर प्रदेश के झांसी शहर की। झांसी में सोना चांदी का व्यापार करने वाले सराफा व्यापारियों ने एक अनोखा कदम उठाया है। झांसी में ज्वेलरी की दुकानों में चोरी की बढ़ती घटनाओं से बचने के लिए सराफा व्यापारियों ने ग्राहकों को लेकर एक नियम बना दिया है। इस नियम के मुताबिक चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को आभूषण नहीं बेचे जाएंगे, फिर चाहे महिला ग्राहक बुर्के में आए या फिर घूंघट में।
किसी तरह का मास्क लगाए। पुरुषों को भी अपना चेहरा दिखाना होगा। इसके लिए झांसी के सीपरी बाजार में सभी ज्वेलर्स ने अपनी अपनी दुकानों के बाहर और अंदर पोस्टर भी लगा दिए हैं, जिन पर लिखा है कि ग्राहकों से अनुरोध है कि कृपया दुकान के अंदर चेहरा खुला रखकर खरीदारी करें। इसके लिए सराफा व्यापारियों ने पुलिस की सहमति भी ली है। झांसी में हमारे सहयोगी प्रमोद गौतम ने सीपरी सराफा बाजार के व्यापारियों और ग्राहकों से इस फैसले को लेकर बात की और उनकी राय जानी। जैसे जैसे सोने चांदी की कीमतों में उछाल आता है, वैसे ही चोरी जैसी आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं। इन घटनाओं से बचने के लिए झांसी के सीपरी सराफा व्यापार मंडल ने एक नया फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने यहाँ पर उन ग्राहकों को केवल माल बेचने का निर्णय लिया है जो चेहरा खोलकर अंदर आएंगे। देखिएगा, इसके लिए उन्होंने बाकायदा यहाँ पर अपनी दुकानों के बाहर लगा रखा हुआ है। ग्राहक से अनुरोध है कि कृपया दुकान के अंदर चेहरा खुला रखकर खरीदारी करें। ऐसा उन्होंने क्यों किया है, इसके लिए हम यहाँ के जो सराफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष उदय सोनी जी हैं, उनसे जानकारी करते हैं कि आखिर उन्हें ऐसा निर्णय लेने की क्या आवश्यकता पड़ चुकी है। सर, क्या आवश्यकता पड़ गई है ऐसा निर्णय लेने की? मैं उदय सोनी, अध्यक्ष सीपरी सराफा व्यापार मंडल से हूँ। जब से सोने चांदी के भाव जो है तेजी से बढ़े हैं, उस समय से आपराधिक तत्वों का आना जो है बहुत तेजी से बढ़ गया है। और अब लेडीज तो लेडीज, जेंट्स भी मुंह बांध के आने लगे हैं, जिसमें हम लोगों की कई घटनाएं सीपरी सराफा में ऐसी हो चुकी हैं कि जो चोरी हुई हैं और उनका पर्दाफाश नहीं हो पाया। पर्दाफाश इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो मुंह बांधे हुए थे। जहाँ हम लोग थाने गए रिपोर्ट लिखाने के लिए, जो हमारे कैमरे थे उन कैमरों से हम लोगों ने फुटेज निकाली तो वो पहचान में नहीं आ सकी। इसलिए हम लोगों ने नए साल में एक मीटिंग की। उस मीटिंग के तहत हम लोगों ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया कि उस निर्णय के तहत हम उसी व्यक्ति से व्यापार करेंगे जो चेहरा दिखा करके सामान खरीदेगा। एक्चुअल कंडीशन क्या होती है, सरकार ने या प्रशासन ने हमसे यह तो कहा है कि आप कैमरे लगाइए और हर दुकान में सराफा की में कैमरे होना चाहिए, लेकिन कैमरे लगे होने के बावजूद भी उनका कोई फायदा नहीं है। जब व्यक्ति मुंह ढक के आता है और चोरी कर ले जाता है तो वो पहचान खत्म हो जाती है उसकी। इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है और जितने भी हमारे ग्राहक हैं, ग्राहक सभी लोग संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि आपने यह जो निर्णय लिया है, सीपरी सराफा ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। पोस्टरों को तो सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि ग्राहक अवेयर हो सके, उससे निवेदन ना करना पड़े। पढ़कर ही आजकल ग्राहक इतना समझदार है कि वो पढ़ लेता है, देख लेता है, व्यापारी की मजबूरी को समझता है और इसमें क्या है कि समय बचता है। और आगे से यदि कोई इस तरह का व्यक्ति आता है जो बुरी नीयत से सराफा की दुकानों पे चढ़ रहा है तो वो इससे सावधान रहते हैं। और इसमें अन्य हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि किसी भी ग्राहक के मान की हानि हो या हमारा कोई और इंटेंशन हो। ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों की सुरक्षा के लिए एक पहल की गई है। ठीक है, खोल के आओ चेहरा, साफ मन सा करके आओ दुकान में, जैसे हम बैठे खोल के सब आओ। नहीं, बहुत अच्छा फैसला है और इस तरह के तो सभी दुकानों पे होना चाहिए, केवल सराफा नहीं बल्कि सभी दुकानों पे होना चाहिए, जिससे कि दुकानदार का नुकसान ना हो और पुलिस को चोरी का पर्दाफाश करने में सफलता मिले। ये जो मुहिम चलाई जा रही सराफा बाजार में, ये सराहनीय मुहिम है और मैं महोबा से व्यापारी हूँ सराफा का, और हम लोग भी अपने नगर और क्षेत्र में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हम व्यापारी भाइयों को आगे से सुरक्षा और अपने तरीके से कर पाए। और पुलिस प्रशासन का तो हमेशा सहयोग रहता है। बहुत अच्छा कार्य है। फिलहाल झांसी से शुरू हुई ये मुहिम अब अन्य जिलों में भी पहुंचती जा रही है। झांसी से प्रमोद गौतम, GNT। टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को होगी लॉन्च। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल कल। रेलवे ने टिकट बुकिंग नियमों में एक अहम बदलाव किया है। अब बिना आधार लिंक वाले IRCTC यूजर्स सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ये नियम केवल रिजर्व रेल टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन पर लागू होगा। रिजर्व टिकट की बुकिंग ट्रेन डिपार्चर की तारीख के 60 दिन पहले खुलती है। इसका मकसद ओपनिंग डे पर ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को ऑनलाइन टिकट बुक करने का मौका देना है और फर्जी अकाउंट्स के जरिए होने वाली बुकिंग को रोकना है।
यामाहा इंडिया जल्द ही अपनी नई 200 सीसी स्पोर्ट्स बाइक यामाहा R2 को भारत में लॉन्च करेगी। इसे पूरी तरह भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। कंपनी इसे चेन्नई प्लांट में मैन्युफैक्चर करेगी, जहां से इसे ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। कंपनी इस बाइक को 2026 के फेस्टिव सीजन तक शोरूम में उतार सकती है। टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को लॉन्च होगी। कंपनी ने एक टीजर जारी कर लॉन्चिंग की तारीख बताई है। टीजर में टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 की जो झलक दिखाई गई है, उसके मुताबिक एसयूवी के आगे और पीछे दोनों तरफ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत है ADAS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। इसके साथ इसमें 360 डिग्री कैमरा सिस्टम भी मिल सकता है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सेना लगातार खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में एक अत्याधुनिक स्पेशल फोर्स बनाई गई है, जिनकी कड़ी ट्रेनिंग राजस्थान के रेगिस्तान में हुई है। आधुनिक युद्ध के लिए तैयार ये फोर्स पहली बार 15 जनवरी को जयपुर में होने वाली आर्मी डे परेड में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। भारतीय सेना के इस विशेष यूनिट के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये भारतीय सेना के वो जाबाज जवान हैं जो दुश्मनों के लिए काल साबित होंगे। इन जवानों के घातक हथियार जब गरजेंगे तो दुश्मन कांप उठेंगे। इनकी पैनी निगाहों से दुश्मनों का बच पाना नामुमकिन होगा और टारगेट पर जब ये निशाना साधेंगे तो समझिए दुश्मन का खेल खत्म। ये भारतीय सेना के अत्याधुनिक स्पेशल फोर्स के जवान हैं, जिन्हें भविष्य के युद्ध और उच्च जोखिम वाले अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन्हें राजस्थान के नसीराबाद सैनिक छावनी में किस तरह से कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। स्पेशल फोर्स वाली इस यूनिट को नाम दिया गया है भैरव बटालियन। भैरव स्पेशल फोर्स में शामिल सभी जवान ड्रोन ऑपरेशन के साथ हर तरह के हथियार चलाने के लिए ट्रेंड हैं। भारतीय सेना आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को लगातार बदल रही है। इस कड़ी में उसने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी है, जो ड्रोन का इस्तेमाल करके दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर देंगे। इन्हें इन्फेंट्री यानी पैदल सेना रेजिमेंट से चुना गया है और आधुनिक युद्ध की जरूरतों के हिसाब से खास ट्रेनिंग दी जा रही है। मॉडर्न युद्ध जो है वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। आज के दौर का कॉन्फ्लिक्ट पहले की तरह नहीं है, हाइब्रिड है, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस दस्तों की सख्त जरूरत है। और इसी के चलते जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी विजन था, तो इंडियन आर्मी ने ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प लिया है। भैरव बटालियन भी इसी फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग का एक पार्ट है, जिसके अंदर की एक नई सोच, नई तकनीक और नए ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से इसको रेज किया जा रहा है। पिछले 5 महीनों से हम लोग लगातार नए वेपन्स पे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे ट्रेन कर रहे हैं। इनफैक्ट आई फील वेरी प्राउड, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे को गर्व है इस बटालियन पे कि जिस तरीके से इन ट्रुप्स ने ट्रेनिंग के दौरान ये क्षमता हासिल की है और नए टेक्नोलॉजी को अपनाया है, वो सराहनीय है। इनफैक्ट सदर्न कमांड के एक्सरसाइज अखंड प्रहार के दौरान इस बटालियन का सक्सेसफुल ऑपरेशनल वैलिडेशन भी किया गया। एंड हम समझते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट आज भी ये बटालियन किसी भी दिए गए टास्क के लिए पूरी तरह तैयार है और पूरी तरह टेक्नोलॉजी से सशक्त है। आधुनिक युद्ध को लेकर टेक्नोलॉजी, ड्रोन, सर्विलांस और तेज प्रतिक्रिया क्षमता सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भैरव बटालियन को नई सोच, नई तकनीक और आधुनिक ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है, जो दुश्मन पर नजर रखने के साथ साथ कम समय में निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है।
मैं आपको अपनी बटालियन की बात करूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये बटालियन हमारी दक्षिणी कमांड के लिए और हमारी भारतीय सेना के लिए एक तीव्र, सक्षम और निर्णायक फोर्स साबित होगी। रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसे ध्यान में रखते हुए भैरव बटालियन के जवानों को कठिन हालातों में लड़ने, तेजी से मूवमेंट और सीमित संसाधनों में मिशन को अंजाम देने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। हमारे जवान पिछले कई महीनों से डेजर्ट सेक्टर में काफी मेहनत कर रहे हैं और दिन रात ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम नए मिशन के लिए नए टेक्नोलॉजी और नए वेपन, नए इक्विपमेंट पर काफी स्पेशल ट्रेनिंग की है। हम पूरी ट्रेनिंग कर चुके हैं। हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस भैरव बटालियन का हिस्सा होना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस बटालियन में आने के बाद नई टेक्नोलॉजी, नई इक्विपमेंट, स्किल वाइज ट्रेनिंग दी गई। स्किल वाइज ट्रेनिंग में मेडिकल, डेमोलेशन और कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी दी गई। यह ट्रेनिंग शुरू में मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन कठिन मेहनत और लगन के साथ मैंने इस ट्रेनिंग को बखूबी अंजाम दिया। इस ट्रेनिंग के बाद आज मैं नई टेक्नोलॉजी, नई इक्विपमेंट, ड्रोन्स इत्यादि को बखूबी हैंडल कर सकता हूं। हमारी बटालियन में पीटी, रूट मार्च, एंडोरेंस ट्रेनिंग, डेजर्ट ट्रेनिंग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। हमारी बटालियन की ताकत एक दूसरे का विश्वास और साथ है। आज इस भैरव बटालियन ने मुझे इतना सुदृढ़ बना दिया है कि भविष्य में आने वाली बड़ी से बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौती को मैं बखूबी अंजाम दे सकता हूं। अभी तक 15 भैरव बटालियन बन चुकी है, जिन्हें देश की दोनों सीमाओं पर तैनात किया गया है। ऐसी 25 बटालियन बनाने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दक्षिण अफ्रीका अंडर 19 के खिलाफ दूसरे यूथ वनडे में वैभव सूर्यवंशी की धुआंधार पारी। जी हां, खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने के लिए आइए आपको लिए चले खेल चक्कर। दूसरे यूथ वनडे में साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। 14 साल के वैभव ने महज 19 गेंद में अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने महज 24 गेंदों में 68 रनों की विस्फोटक पारी खेली। खास बात यह है कि 21 गेंदों में ही 10 छक्के जड़ दिए। अपनी पारी में वैभव ने 10 छक्के और 1 चौका जड़ते हुए अपने 68 रन में से 64 रन बाउंड्री से ही बना डाले। विजय हजारे ट्रॉफी में अब श्रेयस अय्यर मुंबई की कमान संभालते दिखेंगे। मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर के चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर होने के चलते अय्यर को ये जिम्मेदारी दी गई है। मुंबई कल हिमाचल प्रदेश के खिलाफ अपना अगला मुकाबला खेलेगी। श्रेयस 3 महीने बाद चोट से उबरकर मैदान पर वापसी कर रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे। झारखंड की राजधानी रांची में ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट का आज आगाज हुआ। रांची यूनिवर्सिटी की मेजबानी में बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में ये टूर्नामेंट 11 जनवरी तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में 52 यूनिवर्सिटी की पुरुष टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके बीच कुल 54 मैच खेली जाएंगी। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।